अध्याय 7 छोटे युवराज का कौतुक। अगली सुबह जब आर्यवीर की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में एक ऐसी स्फूर्ति महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। नीचे देखते ही वह चौंक गया। वह अभी भी ध्यान की मुद्रा में बैठा था। स्पष्ट था कि दोहरी प्राण संचालन तकनीक का अभ्यास करते करते वह सो गया था और इस गहरी साधना ने उसके शरीर पर चमत्कारी प्रभाव डाला था। अपनी बाहों को फैलाते हुए उसने एक लंबी जम्भाई ली और देखा कि उसका बनाया हुआ यंत्र मानव अभी भी पूरी सतर्कता के साथ रक्षक की मुद्रा में खड़ा था। आर्यवीर उसकी बुद्धि और वफादारी देख प्रभावित हुए बिना न रह सका। बिना किसी आदेश के पूरी रात पहरा देना उसकी दुर्लभ श्रेणी का प्रमाण था। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वह उठा और वर्धन कुल के प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। उसे ज्ञात था कि आज परिवार की नई पीढ़ी को युद्ध कला के बुनियादी गुर सिखाए जाने वाले हैं, चाहे वे किसी भी जादुई मार्ग को चुनें। वर्धन कुल का मानना था कि आत्मरक्षा की कला हर सदस्य को आनी चाहिए, विशेषकर तब जब श्रेष्ठ अकादमियों में प्रवेश की प्रक्रिया निकट हो। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, यंत्रमानव बिना कहे उसके पीछे हो लिया। आर्यवीर ने मुड़कर कहा, यहीं रुको। यंत्र तुरंत रुक गया। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए फिर से इशारा किया, मजाक कर रहा हूं, साथ चलो। और वह विशाल पुतला फिर से उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में जो कोई भी उन्हें देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जातीं। आर्यवीर के साथ वह भीम का यंत्र तो आकर्षण का केंद्र था ही, लेकिन उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात थी आर्यवीर के शरीर से निकलने वाला ऊर्जा का प्रवाह ऑरा, जो स्पष्ट संकेत दे रहा था कि उसने प्रथम श्रेणी के साधक के रूप में अपनी जागृति पूरी कर ली है। क्या ये कुलपति का पोता नहीं है? हाँ, वही है। ऐसा लगता है उसने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली है। हैरान क्यों हो, वर्धन वंश का वारिस होना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे छोटे युवराज तो सचमुच असुर श्रेणी के प्रतिभावान निकले। अतीत में जिस बालक को वर्ण संकर कहकर धुतकारा जाता था, आज उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखा जा रहा था। आर्यवीर जानता था कि केवल शक्ति ही सम्मान का आधार है। प्रशिक्षण हॉल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि अभ्यास शुरू हो चुका था। वह रात भर की साधना के कारण थोड़ा विलंब से पहुंचा था, लेकिन उसे इसका मलाल नहीं था। कल रात तक वह यंत्र निर्माण में बिल्कुल अनाड़ी था, लेकिन दर्जनों प्रयोगों और अपनी प्राण शक्ति को बार बार शून्य तक ले जाने की तपस्या ने उसे कुशल आरंभक बना दिया था। जैसे ही वह हॉल में कदम रखा, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ऊर्जा की जो लहरें उसके शरीर से उठ रही थीं, उन्होंने सबको स्तब्ध कर दिया। और उसके पीछे खड़ा वह विशालकाय रक्षक, जिसकी आंखों से लाल रोशनी फूट रही थी, उनकी हैरानी को और बढ़ा रहा था। सबको पता था कि बिना प्रथम श्रेणी की प्राण शक्ति के कोई भी इतने बड़े यंत्र हो इतनी देर तक सक्रिय नहीं रख सकता। ये रातों रात प्रथम श्रेणी का साधक कैसे बन गया? एक लड़का चिल्लाया। देखो, केवल सबसे शक्तिशाली ही हमारा नायक हो सकता है, दूसरे ने गर्व से कहा। मुझे तो लगता है ये यंत्र मुझे कच्चा चबा जाएगा। ये तो किसी नौसिखिए की रचना जैसा दिखता ही नहीं, एक छोटे बालक ने डरते हुए कहा। आर्यन, जिसने कल ही आर्यवीर की रक्षा करने का दावा किया था, उस भीमकाय मिट्टी के ढेर को देखकर ठगा सा रह गया। उसे अपनी पिछली बातों पर हंसी आ गई। वह समझ गया कि उस गदाधारी यंत्र के सामने वह एक पल भी नहीं टिक पाएगा। आर्यन दौड़कर आया और उसने आर्यवीर के कंधे पर हाथ रखा। क्षण भर में ही यंत्र मानव ने अपनी भारी गदा हमला करने की मुद्रा में उठा ली। आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके गले के पीछे एक ठंडी लहर दौड़ गई। आर्यवीर ने हल्के इशारे से यंत्र को शांत किया और गदा नीचे आ गई। बाप रे भाई, तुम तो बहुत ताकतवर हो गए हो। अब भविष्य में तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा। आर्यन ने मजाकिया अंदाज में आर्यवीर के पैर पकड़ लिए। यंत्र मानव ने अपना सिर खुजलाया। उसे आर्यन का यह व्यवहार बहुत विचित्र लगा। प्रशिक्षण दे रहे सातों मुख्य प्रशिक्षकों की नजर भी आर्यवीर पर थी। अद्भुत, मुझे लगता है ये असामान्य श्रेणी का यंत्र है। इतनी जल्दी इस स्तर का निर्माण, ये लड़का यंत्र विद्या का वरदान है, एक प्रशिक्षक ने मन ही मन सोचा। यदि उसे पता चलता कि यह दुर्लभ श्रेणी का है जो कुलपति के मुख्य यंत्रों के समान है, तो शायद वह इसे वरदान नहीं विनाशक कहता। पूरी युवा पीढ़ी ने आर्यवीर को घेर लिया। वे अब उसे अपना हिस्सा मान रहे थे और उससे साधना के रहस्य पूछ रहे थे। आर्यवीर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। यही तो उसके दादाजी चाहते थे कि वह भविष्य का नेतृत्व करने से पहले अपनी पीढ़ी के साथ जुड़ाव बनाए। आर्यवीर ने अपनी समझ के अनुसार हर प्रश्न का उत्तर दिया, यद्यपि वह स्वयं को अभी भी एक छात्र ही मान रहा था। अध्याय 8 युद्ध प्रशिक्षण। अन्य बालकों को उनके अभ्यास के लिए विदा करने के बाद केवल आर्यन ही आर्यवीर के पास रुका रहा। उत्सुकतावश आर्यन ने पूछा, तो इस भीमकाय दानव का नाम क्या रखा है?
उसे उम्मीद थी कि उत्तर कोई बहुत ही भव्य और प्रभावशाली होगा, लेकिन आर्यवीर के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर के ऊपर सवालिया निशान तैर रहे हों। उसने नाम के बारे में सोचा ही नहीं था। आर्यन ने अविश्वास के साथ कहा, मत बताओ कि तुमने अभी तक इस अद्भुत यंत्र का नामकरण नहीं किया है। ये तुम्हारा पहला सृजन है, इसके साथ तो तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। आर्यवीर ने एक झेंपी मुस्कान के साथ स्वीकार किया, सच कहूं तो मैंने इतना आगे का सोचा ही नहीं था। वो उस विशाल यंत्र को निहारने लगा और सोचने लगा कि इसे क्या पुकारा जाए। अचानक उसके चेहरे पर चमक आई और वो आर्यन की ओर मुड़कर बोला, क्यों ना इसे गबरू कहें। आर्यन का चेहरा ऐसा बन गया जैसे कह रहा हो, दुनिया में हर चीज ठीक है, बस तुम्हारा नाम रखने का तरीका ही खराब है। विकल्प देते हुए आर्यन ने सुझाव दिया, ऐरावत कैसा रहेगा? ये इसके विशाल आकार और तुम्हारे पहले गौरवशाली सृजन के रूप में बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसे नाम में एक दबदबा होता है, तुम्हें नहीं लगता? आर्यन ने अपने मित्र की स्वीकृति के लिए उसकी ओर देखा। कुछ पल के विचार के बाद आर्यवीर ने लंबी सांस ली और मान गया, ठीक है, ऐरावत ही सही। मैं मना नहीं कर सकता कि यह सुनने में बहुत बेहतर और प्रभावशाली लगता है। तभी प्रशिक्षक की आवाज सुनाई दी और आर्यन चहकते हुए बोला, चलो अब समय बर्बाद नहीं करते, हमें अंदर जाकर अभ्यास शुरू करना चाहिए। आर्यवीर और आर्यन फुर्ती से प्रशिक्षण मैदान की ओर लौट आए। मैदान के एक कोने में आर्यवीर ने एक प्रशिक्षक के साथ मुक्केबाजी और मल्ल युद्ध का बुनियादी अभ्यास शुरू किया। बुनियादी युद्ध कौशल स्तर 1 0/50। आर्यवीर ने महसूस किया कि मल्ल युद्ध की अनगिनत तकनीकें और विचार उसके मस्तिष्क में स्वतः भर रहे हैं। उसे ऐसा लगा मानो वो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि वर्षों का अनुभवी योद्धा हो। फिर भी उसने विनम्रता दिखाई और प्रशिक्षक के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन किया। हालांकि उसे लग रहा था कि वो तकनीकों को प्रशिक्षक से भी बेहतर समझता है, फिर भी वो अपने संचालन को त्रुटिहीन बनाने में जुटा रहा। बुनियादी युद्ध कौशल स्तर 1 20/50। जैसे जैसे अभ्यास सत्र आगे बढ़ा, उसकी प्रवीणता और बढ़ती गई। इस दुनिया में निरंतर अभ्यास ही पूर्णता का मार्ग था। आर्यवीर अपनी प्रगति देख मन ही मन मुस्कुराया। अब उसके आंदोलनों में एक प्रवाह और शालीनता आ गई। मुख्य प्रशिक्षक भी रुककर आर्यवीर के मुक्कों की शैली और फुर्ती को विस्मय के साथ देखने लगा। उसे स्वयं में ही हीनता का बोध होने लगा, क्योंकि आर्यवीर की कुशलता उसके स्तर तक पहुंचती दिख रही थी। अन्य बालकों के बीच भी ये चर्चा फैल गई, जिससे उनके मन में आर्यवीर के प्रति सम्मान और बढ़ गया। वे उसे मानव रूप में असुर देखने लगे, जिसने उनके नेता के रूप में उसके स्थान को और सुदृढ़ कर दिया। तभी एक नया प्रशिक्षक आर्यवीर के पास आया। जो सीखा है उससे मुझ पर आक्रमण करो, मुझे तुम्हारी प्रगति देखनी है। उसने रक्षात्मक मुद्रा बनाते हुए चुनौती दी। ठीक है, आर्यन ने उत्तर दिया और उस व्यक्ति की ओर झपटा। उसने दाएं हाथ से मुक्के का वार किया, लेकिन प्रशिक्षक समझ गया कि एक छलावा है। आर्यन ने फुर्ती से दायां हाथ वापस खींचा और उसकी पसलियों पर बाएं हाथ से प्रहार कर दिया। प्रशिक्षक ने कुशलता से उस वार को रोक लिया। अपनी नई ताकत को परखने के लिए आर्यवीर ने पूरी शक्ति झोंक दी। धाक की आवाज के साथ आर्यवीर का मुक्का सीधे उस व्यक्ति पर लगा, जिससे वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। आर्यवीर सिस्टम के इस नए विकल्प को देखकर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा स्वर्ग विरोधी कौशल भी अस्तित्व में हो सकता है, जो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की वास्तविक शक्ति को मापने की अनुमति दे। ओह, तुम तो काफी ताकतवर निकले, प्रशिक्षक ने लापरवाही से कहा। उसकी पिछली तुच्छता अब गायब थी। चूंकि तुम प्रथम श्रेणी के साधक हो, तो अब मुझे भी गंभीरता दिखानी होगी। अचानक उस प्रशिक्षक के शरीर से एक भूरी आभा निकलने लगी। उसने लड़ाई की मुद्रा ली और बिजली की गति से आर्यवीर की ओर लपका। आर्यवीर ने रक्षात्मक मुद्रा ली, लेकिन उसे खतरे का आभास हुआ। वार बहुत तीव्र था। प्रशिक्षक का मुक्का सीधे आर्यवीर के चेहरे की ओर आ रहा था। खतरा बढ़ता गया और आर्यवीर को लगा कि वो इस हमले को नहीं रोक पाएगा। पलक झपकते ही उसने मन में अपने यंत्र मानव को याद किया। चमत्कारिक रूप से ऐरावत हरकत में आया। वो बिजली की गति से आर्यवीर के सामने खड़ा हो गया और अपनी विशाल ढाल ऊपर उठा दी। धड़ाम! प्रशिक्षक का हाथ ऐरावत की मजबूत ढाल से टकराया। द्वितीय श्रेणी के प्रहार से ढाल में हल्की सी दरार आई, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। आर्यवीर सुरक्षित था। आर्यवीर की आंखें ऐरावत की इस अद्भुत युद्ध चेतना को देखकर विस्मय से भर गईं। बस बहुत हुआ, एक भारी आवाज गूंजी। एक वरिष्ठ मुख्य प्रशिक्षक उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही कनिष्ठ प्रशिक्षक ने तुरंत सिर झुकाकर अभिवादन किया। वरिष्ठ महोदय, मैं देख सकता हूं कि तुम न केवल जादुई तत्वों में प्रतिभाशाली हो, बल्कि मल्ल युद्ध में भी तुम्हारी पकड़ अच्छी है। साधक बनने के तुरंत बाद एक द्वितीय श्रेणी के साधक के प्रहारों का सामना करना काबिले तारीफ है युवराज। वरिष्ठ साधक ने प्रशंसा की। कनिष्ठ प्रशिक्षक के माथे पर पसीना आ गया। क्या युवराज,
मैं वर्धन वंश के भविष्य के वारिस को डराने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन अपनी सजा के डर से कांपने लगा। दिन ढलते ढलते जब आर्यवीर ऐरावत के साथ मैदान से निकला, उसका युद्ध कौशल तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। घर लौटकर उसने स्नान किया और विश्राम किया। यद्यपि वो अपनी पीढ़ी का पहला साधक बन चुका था, लेकिन वो जानता था कि उसे आलसी होने की छूट नहीं है। सिस्टम की अंतर्दृष्टि से उसने देखा कि आर्यन भी प्रथम श्रेणी के बहुत करीब है। नाम आर्यन वर्धन, स्तर अनिश्चित, अगले स्तर तक प्रगति 67%, प्रथम श्रेणी की ओर। आत्मीयता पृथ्वी, मध्यम, धातु उच्च। आर्यवीर समझ गया कि दूसरे भी पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए उसे उनके बीच एक बड़ी घाई पैदा करनी होगी ताकि उसका नेतृत्व बना रहे। ओए, बाहर निकल गंदे लड़के। बाहर से दादाजी की आवाज आई। आर्यवीर मुस्कुराते हुए बाहर निकला। क्या बात है बूढ़े शेर, तू बहुत ढीठ हो गया है। तू साधक बन गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। बूढ़े शेर ने आर्यवीर का सिर पकड़कर एक जोरदार चपत लगा दी। आर्यवीर कितना भी संघर्ष करता, वो दादाजी की पकड़ से नहीं छूट सकता था। दादाजी, गला घोंट रहे हैं आप मेरा, छोड़िए। दादाजी ने कान उमेटते हुए कहा। तुझे अंदाजा है कि मुझे दूसरों से ये खबर सुनकर कितनी शर्मिंदगी हुई है कि मेरा अपना पोता साधक बन गया है। आउच, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। आर्यवीर गिड़गिड़ाने लगा, जबकि उनके दादाजी का प्यार भरा गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अध्याय 9, झंड का आक्रमण। आर्यवीर के दादाजी को उसकी जादुई क्षमताओं का पता चले 2 सप्ताह बीत चुके थे। अब उसे वर्धन परिवार के परम प्रतिभावान के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि उसने उन अन्य दोहरे तत्वों वाले बालकों को भी पीछे छोड़ दिया था जिन्हें प्रथम श्रेणी तक पहुंचने में पूरा 1 सप्ताह लगा था। परिवार की नई पीढ़ी आशाजनक दिख रही थी और कई नए साधक उभर रहे थे। जहां कुछ नए साधक अपनी सफलता से संतुष्ट होकर विश्राम करने लगे थे, वहीं आर्यवीर अत्यंत परिश्रमी बना रहा। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो दिन में युद्ध कला और रात में यंत्र निर्माण के अभ्यास को समय न देता हो। उसकी उपलब्धियों को देखते हुए दादाजी ने उसे उपहार स्वरूप एक आकाश पुतली यानी स्पेस पाउच भेंट की, जो बाहर से छोटी पर भीतर से विशाल स्थान वाली थैली थी। आर्यवीर के कठिन परिश्रम का फल मिला। उसका बुनियादी युद्ध कौशल स्तर 5 तक पहुंच गया। बुनियादी युद्ध कौशल स्तर 5, 45/500। उसने अपने यंत्र निर्माण कौशल में भी सुधार किया और अब वो ऐरावत के अलावा 7 अन्य यंत्र मानव बनाने में सक्षम था। यद्यपि इसके लिए सिस्टम में कोई स्तर सूचक नहीं था, पर वो अनुभव कर सकता था कि उसके यंत्र अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ थे। इसके अलावा उसे पता चला कि सिस्टम उससे संवाद कर सकता है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए ऐसा करने से बचता था। सिस्टम ने उसे स्पष्ट कर दिया था कि उसके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न की कीमत 20 प्राण शक्ति यानी मैना होगी, चाहे उत्तर मिले या नहीं। जिज्ञासा और शक्ति बढ़ाने की चाहत में आर्यवीर ने अपनी अवस्था तालिका खोली और कुछ प्रश्न पूछने का निश्चय किया। अवस्था तालिका स्तर 2, श्रेणी प्रथम, टियर 1 निम्न। अनुभव 0.00%/300, शक्ति 9, चपलता 8, सहन शक्ति 8, प्राण शक्ति 100/100। आत्मीयता पृथ्वी उच्च, अग्नि उच्च। उपलब्ध अंक 3 बोनस। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आर्यवीर ने मन ही मन पूछा। उत्तर, मेजबान को जीवित सबसे शक्तिशाली साधक बनाना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा था। तुम्हें किसने बनाया? आर्यवीर ने वो प्रश्न पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। उसे लगा कि शायद कोई देवता उसे एक प्रयोग की तरह देख रहा है। उत्तर, प्रश्न अमान्य। आपको केवल ये जानने की आवश्यकता है कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपके साथ आया हूं। धिक्कार है, फिर से 20 प्राण शक्ति व्यर्थ गई। आर्यवीर ने बुदबुदाते हुए देखा कि उसकी ऊर्जा अब केवल 60 बची थी। उसे समझ आ गया कि अभी उसे और अधिक शक्तिशाली होना होगा ताकि सिस्टम उसके रहस्यों को खोल सके। हमला हुआ है, सभी साधक मुख्य द्वार पर एकत्र हों। तभी एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आई जो परिवार के द्वारों की ओर दौड़ रहा था। लगता है मेरा पहला वास्तविक युद्ध शुरू होने वाला है, आर्यवीर ने स्वयं से कहा। उसने तुरंत अपने 3 बोनस अंक चपलता में डाल दिए ताकि उसकी दौड़ने की गति बढ़ सके। चपलता 11, प्राण शक्ति 60/100। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसे अपनी नई गति का एहसास हुआ। वो हवा से बातें कर रहा था और जल्द ही परिवार के उन सदस्यों के पास पहुंच गया जो पीछे छूट रहे थे। आर्यवीर, पीछे से आर्यन और अन्य युवा साथियों की आवाज आई। वो थोड़ा धीमा हुआ ताकि वो साथ आ सके। क्या तुम्हें पता चला कि हमला किसका है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे बताओ, आर्यवीर ने अधीरता से कहा। ठीक है,
एक पहरेदार से पता चला है कि स्तर 5 के शवों का एक बड़ा झुंड सीधे हमारे शहर की ओर बढ़ रहा है। पर यह कैसे संभव है? शवों का झुंड तो केवल रक्तचंद्र की रात में निकलता है और अभी तो दिन का समय है, आर्यवीर ने सवाल किया। यही तुम चूक गए भाई। हमले के बाद सभी शव वापस अपने पाताल लोक में नहीं जा पाते। जो पीछे छूट जाते हैं वो सबसे शक्तिशाली शव के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अगले रक्तचंद्र का इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार एक पंचम श्रेणी यानी टियर 5 का शव भाग नहीं पाया क्योंकि नगरपाल ने उसका दाहिना हाथ काट दिया था। अब वो स्वस्थ होकर बदला लेने आ रहा है। तो हमारा सामना एक शव सेनापति से है? आर्यवीर ने पूछा। नहीं, वो सेनापति नहीं है, वो एक मस्तिष्क शव है, एक मानसिक प्रकार का राक्षस जो अपनी बुद्धि से झुंड को नियंत्रित करता है। क्या तुम्हें लगा कि नगरपाल ने केवल एक सेनापति के लिए पूरे शहर के कुलीन परिवारों को बुलाया होगा? हंसाओ मत भाई, ये इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जल्दी से दक्षिणी द्वार की ओर बढ़ो। जैसे ही परिवार के सदस्य केंद्रीय द्वार के पास पहुंचे, कुलपति का आदेश गूंजा। वर्धन कुल के सदस्य तुरंत मुड़े और तेजी से आगे बढ़े। आर्यवीर ये देखकर चकित था कि उसके दादाजी पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। अब तक आर्यवीर को लगा था कि वही इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन अब उसे समझ आया कि बूढ़े शेर पहले ही नगरपाल और अन्य शक्तिशाली परिवारों के साथ बैठक कर चुके थे। ऐसा लगता था कि वे सब इस बात पर सहमत हुए थे कि वर्धन परिवार अपेक्षाकृत कमजोर दक्षिणी द्वार की रक्षा करेगा। वर्धन परिवार के सदस्य फुर्ती से द्वार पर पहुंचे और दीवारों पर फैल गए ताकि किसी भी दरार से शव यानी ज़ॉम्बीज अंदर न आ सके। उन्होंने युवा पीढ़ी को पीछे रहने की अनुमति दी ताकि वे सुरक्षित रहकर युद्ध का अनुभव ले सकें। कुलपति हवा में ध्यानस्थ होकर स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, जबकि कुछ उच्च श्रेणी के सदस्य आदेश दे रहे थे। वे अभी सीधे हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही आर्यवीर ने आगे देखा, धूल के गुबार ने उसकी दृष्टि धुंधली कर दी। कुछ मिनट बाद धूल छटी तो सामने एक विशाल शव झुंड शहर की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। आर्यवीर के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने पहले कभी इतने सारे शव एक साथ नहीं देखे थे। ये उसका पहला वास्तविक युद्ध था। अब तक उसका परिवार सुरक्षित था, लेकिन अब साधक के मार्ग पर चलते हुए कुल की रक्षा का भार उनके कंधों पर भी था। जब उसने आसपास देखा तो पाया कि युवा पीढ़ी के अधिकांश बच्चे डर से कांप रहे थे। ये उनका इन विभत्स प्राणियों से पहला सामना था। प्रशिक्षण चाहे कितना भी हो, इन डरावने और बदबूदार प्राणियों को साक्षात देखना अलग ही बात थी। आर्यवीर ने अपना इरादा पक्का कर लिया। उसे याद आया कि एक नेता के रूप में वो डरकर नहीं बैठ सकता। उसने सोचा कि युवाओं का मनोबल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। अपनी आकाश पुतली को थपथपाते हुए उसने अपने 8 यंत्रों का आह्वान किया, जिनमें ऐरावत सबसे आगे गर्व से खड़ा था। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस इनके सिरों को कुचलते जाना है, जैसा हमें सिखाया गया है। हम वर्धन कुल के योद्धा हैं, ये तुच्छ शव हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। आक्रमण! वो पूरी ताकत से चिल्लाया, जिससे कुल के सदस्यों में उत्साह की लहर दौड़ गई। बड़े बुजुर्ग भी उसके जोशीले भाषण से प्रभावित हुए। कुल के लिए! आर्यवीर चिल्लाया। कुल के लिए! आसपास के सभी सदस्यों ने प्रतिध्वनि की। जल्द ही शव दीवारों तक पहुंच गए और दरारों से ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन वर्धन परिवार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। धनुर्धरों ने तीरों की वर्षा शुरू कर दी। शवों को डराना नामुमकिन था, क्योंकि वे ना तो दर्द जानते थे न थकान। वे आ रहे हैं, धनुर्धरों पीछे हटो और योद्धाओं की सहायता करो, कुलपति ने कमान संभालते हुए आदेश दिया। धनुर्धर पीछे हटे और अस्त्र शस्त्रों से लैस युद्ध साधक आगे आए। प्रथम श्रेणी मंत्र वज्र मृदा दस्ताने। परिवार के एक सदस्य ने अपनी प्राण शक्ति से मिट्टी के कणों को हाथों पर दस्तानों के रूप में जमा लिया और एक जोरदार मुक्के से ऊपर चढ़ रहे शव का सिर उड़ा दिया। दीवारों पर हर ओर ऐसे ही दृश्य थे। युद्ध साधकों ने वज्र मृदा कवच पहन रखा था, जिससे वे बेझिझक प्रहार कर पा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक प्रथम श्रेणी का शव अचानक झुंड से बाहर निकला और अन्य शवों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर उछला। वो योद्धाओं को चकमा देकर सीधे पीछे खड़े धनुर्धरों और युवाओं की ओर लपका। ये गति असुर नाम का शव था, जिसकी नीली खाल, नुकीले दांत और लंबे नाखून थे। उसकी लाल आंखें दमक रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। धिक्कार है, ये गति असुर यहाँ कैसे पहुंच गया? ये शवों की जाति का घातक हत्यारा है, एक धनुर्धर चिल्लाया। आर्यवीर ने तुरंत ऐरावत को उसे रोकने का आदेश दिया। उसने महसूस किया कि धनुर्धर युद्ध साधकों जितने मजबूत नहीं थे। उसने अपने बाकी 7 यंत्र भी अपनी सुरक्षा के लिए घेरे में रखे। जैसे ही गति असुर के नाखून सबसे पास वाले धनुर्धर की गर्दन की ओर बढ़े, उसका सामना एक अभेद्य पत्थर की ढाल से हुआ। ऐरावत की ढाल और शव के नाखूनों की टक्कर से एक कंपन हुआ। ऐरावत की ढाल बहुत मोटी थी, क्योंकि आर्यवीर उस पर निरंतर पृथ्वी तत्वों का शोधन कर रहा था।
शव 2 कदम पीछे हटा, उसे ऐरावत की ताकत का अंदाजा हो गया था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जो आगे हुआ उसने न केवल उस शव को बल्कि दीवार पर मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया। ऐरावत की वज्रगदा उस शव के सिर पर बिजली की तरह गिरी, जिससे उसका भेजा बाहर निकल आया। टिंग! 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए, 10 सिस्टम अंक प्राप्त हुए। आर्यवीर स्वयं अपने दुर्लभ यंत्र की युद्ध प्रतिक्रिया देखकर चकित था। उसने अन्य 7 सामान्य यंत्र भी बनाए थे, लेकिन वे ऐरावत के सामने कहीं नहीं टिकते थे। दुर्लभ श्रेणी होने के नाते ऐरावत में गजब की बुद्धि थी। इतना ही नहीं, ऐरावत ने पहले शव को मारते ही अपनी भारी गदा हवा में उछाली, जो सीधे एक दूसरे गति असुर की गर्दन में जा धंसी। वो शव एक अन्य सदस्य पर हमला करने ही वाला था। 54 अनुभव अंक प्राप्त हुए, 10 सिस्टम अंक प्राप्त हुए। अब परिवार आश्वस्त हो गया था कि ये यंत्र अकेले ही कुल के अनुभवी प्रथम श्रेणी साधकों जितने युद्ध कौशल रखता है। केवल 2 प्रहारों में उसने उन बड़े खतरों को टाल दिया था जो जानलेवा हो सकते थे। अवस्था तालिका। नाम आर्यवीर वर्धन। स्तर 2, श्रेणी प्रथम निम्न। अनुभव 104/300। प्राण शक्ति 60/100। सिस्टम अंक 20। आर्यवीर को समझ आ गया कि शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज तरीका शवों का संहार करना है। लेकिन उसने एक और बात गौर की, ऐरावत भी उसके साथ विकसित हो रहा था। मृदा यंत्र मानव। नाम ऐरावत। स्तर 1, अपग्रेड किया जा सकता है 40/100। श्रेणी प्रथम निम्न। पद दुर्लभ। शक्ति 15। गतिशीलता 6। सहनशीलता 20। आर्यवीर को अचानक एहसास हुआ कि उसका सिस्टम कितना गहरा और शक्तिशाली है।